अखिलेश यादव ने लखनऊ पार्टी कार्यालय पर 2016 में नोटबंदी के दौरान पैदा हुए खजांची यादव का 7वीं बार बर्थडे मनाया। खजांची को लड्डू खिलाया, बर्थडे गिफ्ट में साइकिल दी। खजांची के अखिलेश कविता सुनाई। अखिलेश ने ही बच्चे का नाम खजांची रखा है। उसका यह 8वां जन्मदिन है। सिर्फ 2018 में अखिलेश यादव खजांची बर्थडे में शामिल नहीं हुए थे। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो एनकाउंटर वाले हैं उनका एनकाउंटर शुरू हो गया है, इसलिए घबराते हुए भाषण भी बदल गई है। उनसे कहिए बारूद बिछाना छोड़ दें। वही खजांची यादव ने दैनिक भास्कर से कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे गाड़ी और साइकिल गिफ्ट में मिली है। संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं। जो खुद से बड़ा किसी और को नहीं मानते वे कैसे योगी हैं। जो जितना बड़ा संत होता है वह उतना ही कम बोलता है, और जो बोलता है वो गणना कल्याण के लिए, इसलिए उसके प्रवचन कहलाते हैं। कोई व्यक्ति वस्त्र नहीं वचन से योगी होता है। नोटबंदी का असर स्लो पॉइजन जैसा हुआ है। पिछले 8 साल में किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, पेशावर लोग और छोटे मोटे व्यापारी, फेरी वाले, सब्जी वाले अपना शिकार बनाया है। खजांची जितना होता जा रहा है, नोटबंदी नीलामी उतने ही लोगों को दिखाई देती है। नोटबंदी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था। खजांची का जन्मदिन सपा से ज़्यादा भाजपा को मानना चाहिए। अगर एनकाउंटर वाले अकाउंट डाउन शुरू हो गया तो अधिकारियों को, पदाधिकारियों को मान लिया जाए। जब तक जनता खिलाफ हो तो अधिकारी क्या करेंगे। अब सरकार के उतने ही दिन रह गए हैं जितने दिन रह चुके हैं। अब कम बोलेंगे तो उनकी सच्चाई छिपी रहेगी। यूपी उपचुनाव की सरगर्मी के साथ नेताओं के बयानों में तख्ती बढ़ती जा रही है। करहल में सपा नेता शिवपाल यादव के भाजपा पर निशाना साधा। कहा, अगर चुनाव में धांधली हुई तो जनता इसका सही जवाब देगी। जनता सबके बारे में जानती है। वो इस बार सपा को ही वोट देगी। 9 की 9 सीट सपा जीत रही है। ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले सभी अधिकारी संविधान की शपथ लेते हैं, इसलिए मैं एसडीएम से निवेदन करूंगा कि सभी अधिकारी निष्पक्षता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। इस पर लिखा है, तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तुम जमीन का जुल्म लिखो, हम आसमान की पीड़ित इकबाल लिखेंगे। मैनपुरी करहल के सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी ने यादव समुदाय के फूट डाल रही है। इसी मकसद से यादव प्रत्याशी खड़ा किया है, लेकिन लड़ाई व्यक्ति की नहीं विचार की है। इधर फूलपुर की सीट के बेटे दीपक को विधायक बनाने के लिए सांसद मां केसरी देवी पटेल मैदान में उतर गई हूँ। वह हर दिन 15-16 घंटे प्रचार कर रही है। लोगों ने कह रही हैं कि मुझ सांसद बनाया, अब मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश को उसके कार्यकर्ताओं ही चुनाव हराएंगे। अखिलेश को सपा नेताओं द्वारा किए गए कृत्रिमों का जवाब देना होगा, जो उसके पास नहीं है। सपा कार्यालय में अखिलेश के अनदेखी के हिसाब करेंगे। हरदोई में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा के वरुण सिंह ने अखिलेश यादव को नोटबंदी वाले बयान पर जवाब दिया। उसकी प्राथमिक हमेशा अपराधियों को शरण देना, दंगे करवाना और जमीन कब्जा करने वाले प्रोत्साहन करना रही। सपा सरकार के दौरान राज्य गुंडागर्दी में अराजकता चरम पर थी और अखिलेश इनको संरक्षक देते हैं। करहल में सपा नेता शिवपाल यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। कहा, अगर चुनाव में धांधली हुई तो जनता इसका सही जवाब देगी। जनता सबके बारे में जानती, वो सपा को वोट ही देगी। 9 सीट पर सपा जीत रही है। भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक विवाद के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बयान दिया है। उन्होंने पहली बार माना है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ये लोग पूरे सिख समुदाय के रिप्रेजेंट नहीं करते। ट्रूडो ने यह बात 8 नवंबर को कनाडा वाई संसद पार्लियामेंट में आयोजित दीपावली समारोह में कही। उन्होंने यह भी कहा है कि कनाडा में रहने वाले कई हिंदू पीएम मोदी के समर्थक भी हैं, लेकिन वे पूरे कनाडा हिंदू समाज प्रतिनिधित्व नहीं करते। दरअसल भारत का आरोप है कि कनाडा खालिश आतंकियों के शरण देता है। इस पर आरोप अब तक कनाडा पीएम और अन्य मंत्री खारिज करते आए हैं। ऐसे में ट्रूडो का बयान काफ़ी अहम माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा सरकार अपने आने वाले
अप्रवासियों की संख्या में कटौती करना चाहती है। इस वजह से यह कदम उठाया गया है। सरकार ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि हम दुनिया में सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए कुछ देशों के लिए शुरू हुई स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम को बंद करने का निर्णय लिया है। अब यह दुनिया में सभी छात्र समान रूप से स्टूडेंट वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैंसर ने बताया कि मैं जब 10वीं क्लास में था तब मेरे इलाके में आतंकी घटना हुई। इसके बाद सेना ने मेरे सहित 32 लोगों को पूछताछ की थी। आतंकियों ने शामिल एक युवक ने मैंने जानने की बात स्वीकार की थी क्योंकि मैं उसके इलाके में रहता था। कैंसर ने कहा, मेरे इस जवाब पर मुझे पीटा गया। आतंकी हमले के दौरान मौके पर मौजूद होने की बात कही गई। क्या बनना चाहता हूँ? तब मैंने कहा था आतंकवादी। अधिकारी ने इसका कारण पूछा तो मैंने कहा कि मुझे बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी है। ये सुनने के बाद उस अधिकारी ने अपने जूनियर अधिकारी को सभी को सामने डांटा। उसके इस व्यवहार के बाद मेरा व्यवहार फिर से विश्वास जागा था। कैंसर जमशेद लोन पहली बार विधायक बने हैं। उन्होंने कुपवाड़ा जिले की लोलबाग विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन रैली की। उन्होंने शनिवार को अकोला के एक बार फिर एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया। इससे पहले 8 नवंबर को नासिक और धुले की रैली में भी उन्होंने यही नारा लगाया था। आज अकोला की रैली में पीएम ने निशाने पर एक बार फिर कांग्रेस ही रही। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बारे में एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर विधानसभा के आर्टिकल 370 की वापसी की मांग हो रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी समर्थक करते हैं। पाकिस्तान भी यही चाहता है। पीएम ने कहा, कांग्रेस की सरकार जिस राज्य में बन जाती है वह राज्य शाही परिवार के लिए एटीएम बन जाता है। उन्होंने प्रदेश के तेलंगाना और कर्नाटक सरकार का जिक्र किया। कहा, चुनाव महाराष्ट्र में है और वसूली इस राज्यों में डबल हो गई है। आप अंदाज़ा लगाते हैं कि चुनाव जीतने के बाद क्या होगी। बोले, एक बार फिर समुदाय के लिए अर्थ मांगने आया हूं। आज 9 नवंबर है। ये तारीख बहुत ऐतिहासिक है। आज ही के दिन 2019 में देश की सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर पर फैसला दिया था। 9 नवंबर की तारीख इसलिए याद की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के बाद हर धर्म को लोगों को संवेदनशील का परिचय दिया। ये राष्ट्र प्रथम भावना है। पीएम ने जय श्री राम का नारा भी लगाया। मोदी बोले, कांग्रेस अच्छी तरह जानती है जितना देश कमज़ोर होगा उतना ही वे मजबूत होंगे। कांग्रेस मजबूत होती है तो देश मजबूत होता है। कांग्रेस विभिन्न जातियों के बीच विभाजन पैदा करती है। इसे हमारी जातियों में कभी एकजुट नहीं होने दिया। अगर हमारी जातियां एकजुट नहीं होंगी और एक दूसरे के समर्थन संघर्षशील नहीं रहेंगी तो कांग्रेस इसका फ़ायदा उठाएगी। आपको सचेत रहना होगा। याद रखें, एक हैं तो सेफ हैं। मोदी बोले, जहां कांग्रेस की सरकार बन जाती है वहां राज्य में शाही परिवार के एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और राज्य जैसे शाही परिवार के एटीएम बने हुए हैं। लोग बता रहे हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र के चुनाव के नाम पर कर्नाटक में वसूली डबल हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा, चुनाव महाराष्ट्र में है और वसूली कर्नाटक, तेलंगाना। आरोप है कि कर्नाटक में इन लोगों को शराब दुकानों से 700 करोड़ रुपए वसूली कराई गई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव जीतने के बाद क्या लूट होगी। सीएम योगी ने करहल के चुनाव रैली में अखिलेश यादव पर निशाना साधा। नाम लिए बिना कहा, बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ। नेताजी पार्टी की हालत देखते होते हुए दुखी होंगे। पूरी पार्टी का सत्यापन नाश कर दिया। कांग्रेस के आगे गिरवी रख दी। उन्होंने कहा कि बबुआ अभी कभी कभी ऐसा काम देखा है कि मैनपुरी वालों के सामने संकट खड़ा हो जाता है। भाजपा ने अयोध्या के लिए जो कहा था वह पूरा कर दिया है। अब वह मथुरा के लिए भी कहते हैं। कृष्ण लला आएंगे, पावन भूमि पे सम्मान दिलाएंगे। कृष्ण लला आएंगे, पावन भूमि को सम्मान दिलाएंगे। अखिलेश को वोट चाहिए लेकिन श्री कृष्ण का सम्मान नहीं चाहिए। वह घेरा करते हैं। करहल के बाद योगी ने कानपुर के शीशामऊ सीट पर जनसभा की। यहाँ उन्होंने इरफान सोलंकी पर निशाना साधा।
कहा सपा के दंगाइयों को गले लगाया, दंगा करने वाले जेल में हैं, लेकिन सफाई में निर्दोष मानते हैं। यहाँ योगी ने पहुँचने से पहले काली साड़ी पहनकर आई एक महिला को जनसभा को आने से रोक दिया गया। शनिवार को सबसे पहले सीएम योगी ने अलीगढ़ में खैर से जनसभा की। इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जों को लेकर यूनिवर्सिटी के मुस्लिम 50% आरक्षण मिलता है। ये व्यवस्था लोग खुद करते हैं, कैसे हो सकता है? इसमें भारत का भी पैसा लगा है। इसके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। योगी ने कहा कि सीसामऊ के पास आज अवसर, कानपुर का विकास हो तो उसके सीसामऊ के पिछड़ा नहीं होना चाहिए, उसके भी आगे बढ़ना चाहिए। मथुरा के लिए और काशी के लिए क्यों इंतजार करना पड़ रहा है? अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। योगी ने कहा कि 500 साल बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। मैं कहने के लिए आया हूं कि 2017 में पहले समाजवादी पार्टी हर दुष्कर्मी और अराजक तत्व को साथ लेकर चलते थे। योगी ने कहा कि आज राजू पाल और उमेश पाल की हत्या होती है, उसके पास सुरक्षा के लगे वो जवान का दोष। ये लोग सुरक्षा से खिलवाड़ करने के बाज नहीं आने वाले। सपा ने दंगाइयों को गले लगाया। योगी ने इरफान पर हमला बोलते हुए कहा कि दंगाई कराने वाले जेल में है, लेकिन सपाई उनके निर्दोष मानती है। कानपुर में योगी ने कहा कि मां गंगा घाट के तट स्थित पावन धारा पर, जिसे बाबा वारणेश्वर नाम के बाबा आनंदेश्वर की कृपा प्राप्त हुई है, ऐसी पावन धारा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी सीसामऊ और कानपुर के जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा के हरियाणा चुनावी तीसरी बार जीत हासिल की। जनता का जनादेश झंडे गठबंधन के लिए चेतावनी था। लोकसभा में झूठी अफवाह फैलाकर जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया गया, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि ये लोग जनभावना को साथ खिलवाड़ करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में 370 से फिर लागू करने से प्रस्ताव को लागू करने के लिए गठबंधन जो काम किया है उसके लिए पोल खुल गई है। कानपुर मंच पर सीएम योगी ने आते ही लोगों के योगी योगी के नारे लगाए। सुरेश खन्ना ने प्लीज कहकर लोगों को बैठाया। यह देखकर योगी हंस पड़े। भाजपा विधायक बोले, आतंकवाद का दूसरा नाम मुस्लिम। इससे पहले कानपुर में जनसभा को भाजपा विधायक महेश द्विवेदी ने कहा कि राधे राधे कमल खिला दे। जब देश आज़ाद हुआ था तब देश के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों भी प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन देश के हिंदुओं को बांटा और काटा जा रहा है। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह ब्लास्ट में 26 लोगों की मौत हो गई। धमाके में 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी मिंटेल ग्रुप बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी ने ली है। बीएलए प्रवक्ता ने कहा कि आत्मघाती हमले को मस्जिद ब्रिगेड यूनिट के अंजाम दिया है। उनका निशाना मिलिटेंट इन्फेंट्री स्कूल में सैनिक थे जो कोर्स में पूरा जाफर एक्सप्रेस से पेशेवर जाने वाले हैं। अधिकारियों ने बताया कि कई घायल यात्रियों की मौत अस्पताल में हुई है। कोयटा सिविल हॉस्पिटल के प्रवक्ता वसीम बैग के पाकिस्तान अखबार द डॉन को बताया, मारे गए लोगों में 14 आर्मी जवान और 12 आम नागरिक हैं। उधर अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इस हमले के पीछे बीएलए है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में यह सुसाइड ब्लास्ट लग रहा है। पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट ट्रिब्यून एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस में प्लेटफार्म पर पहुंचने से ठीक पहले यह हादसा हुआ है। कोयटा में एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि ट्रेन को 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होना था। हादसे के वक्त यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्लास्ट के वक्त प्लेटफार्म पर 100 से ज़्यादा लोग थे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि धमाका बुक ऑफिस के पास हुआ। बीएलए ने पुल उड़ाया था। 1.5 महीने बाद शुरू हुई ट्रेन। 26 अगस्त को बीएलए ने रेलवे पुल को ब्लास्ट से उड़ा दिया था। इसके बाद कोयटा और पेशावर के बीच रेल सेवा बंद हो गई। करीब 1.5 महीने के बाद 11 अक्टूबर से दोबारा दोनों शहरों के बीच ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। 9 अक्टूबर को कोयटा पेशावर जाने ट्रेन में आमने सामने रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बलूचिस्तान मुख्यमंत्री सरफराज
मुफ्ती ने घटना के बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और तुरंत जांच की आदेश दे दिया। ब्लास्ट के बाद घटनाओं के क्वेटा में सिविल अस्पताल में जाया जाएगा। अस्पताल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। संकट से निपटने के लिए दूसरे अस्पताल भी डॉक्टर्स नर्स बुलाए गए हैं। अस्पताल के मुताबिक फिलहाल 46 का इलाज हो रहा है। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस शामिल तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान डीके शिवकुमार ने कहा कि बीजेपी नेताओं पर आभार कि उन्होंने हमें देश में लोगों को सामने भारतीय जनता पार्टी का झूठा सामने लाने के मौका दिया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि बीजेपी का झूठ हर जगह बड़े बड़े विज्ञापनों में देखने मिल रहा है। उसे भारतीय झूठ पार्टी कहा गलत नहीं होगा। एक ऐसी पार्टी जो पिछले 10 सालों में अपनी लकीर नहीं बढ़ा पाई, वह हमारी लकीरों पर छोटी कर दे रही है। मुंबई में शनिवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू, कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और पवन खेड़ा भी मौजूद रहे, जहां सभी ने पीएम मोदी के 1 नवंबर को लगाए आरोपों का जवाब दिया। दरअसल एक पोस्ट में सीएम ने कहा था कि कांग्रेस से यह बात अब समझ में आ रही है कि झूठे वादे तो आसान है, लेकिन उसे सही तरीके से लागू करना मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश से कर्नाटक और तेलंगाना विकास और वित्तीय सेहत के दम पर होती जा रही है। कांग्रेस महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में शामिल है। एमवीए ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए राहुल महाराष्ट्र के महिलाओं को 3,000 रुपये, युवाओं को 4,000 रुपये देने का वादा किया था। डीके ने कहा, हम यह सिर्फ झूठ बताते नहीं, समुदाय की तीनों पार्टियों को कर्नाटक आमंत्रित करते आए हैं। हम उन्हें कर्नाटक में 33 वॉल्वो बस तैयार करेंगे। इतनी प्रगति एकाएक नहीं हुई, हमने काम किया है। राहुल गांधी ने भारत छोड़ो यात्रा में देखा कि कैसा लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। विपक्ष में रहते हुए हमने निर्णय लिया कि हम लोगों को महंगाई की मार के बाहर निकलने से मदद करेंगे। रेवंत ने कहा, बीजेपी अगर गारंटियों के खिलाफ है तो मोदी गारंटी क्या बोल रही है? बस चुनाव बोलने के लिए ही चाहिए? लोगों को बताना जरूरी है कि कांग्रेस क्या कर रही है। तेलंगाना के किसानों के पिछली सरकार ने धोखा दिया, हमारी सरकार ने करोड़ों किसानों का कर्ज माफ करी। तेलंगाना के किसानों को पिछली सरकार ने धोखा दिया, हमारी सरकार ने करोड़ों किसानों का कर्ज माफ किया है। मैं हर किसान का बेटा देखता हूँ। पिछले 10 महीने में हमारी सरकार 50,000 लोगों को नौकरी दी। कोई भी नेता आकर देख सकता है। 50 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली मिल रही है। हमने वादा किया, उसे निभाया। सुखविंदर सिंह कहा कि हिमाचल प्रदेश हमने पहले कार्यालय में ही सरकारी अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। 5 साल की गारंटी पूरी होने से हम काम करने से शुरू कर देते हैं। बात चुनाव की होनी चाहिए तो लोक चर्चा गारंटियों की हो रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 5,000 करोड़ की रेवटियाँ बांटी थी। टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। एक रिपोर्ट में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सूत्रों के हवाले में यह दावा सामने आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीबीसी ने कहा कि उसके लिखित कुछ भी नहीं मिला है। हाइब्रिड मॉडल पर हमने अभी तक किसी चर्चा नहीं की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में 8 नवंबर को बीसीसीआई सूत्रों के हवाले दावा किया था कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। इस संबंध में बीसीसीआई और पीबीसी को लेटर लिखा है। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसी ने अपने मैच दुबई खेलने की इच्छा जताई है। हाइब्रिड मॉडल के मेजबान देश से बाहर मैच कराए जाते हैं। चैंपियन ट्रॉफी ड्राफ्ट शेड्यूल के मुताबिक टूर्नामेंट अगले साल 19 फरवरी और 9 मार्च को खेला जाएगा। इवेंट में मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी हो सकते हैं। इस रिपोर्ट आने के बाद कुछ ही देर बाद शुक्रवार को ही पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी के लाहौर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, मुझे लिखित कुछ भी नहीं मिला है। अगर हमें लिखित में कुछ मिलता है तो तुरंत इसके आपको सरकार के साथ शेयर करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि आज तक किसी ने हमारे साथ हाइब्रिड मॉडल पर चर्चा नहीं की है और न ही हम इस पर बात करने को तैयार हैं। हाल के सालों में पाकिस्तान ने कई बार अच्छा व्यवहार किया है। भारत को हाल ही में न्यूजीलैंड से खेली गई टेस्ट सीरीज 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था।
इस हार के बाद गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने रिव्यू मीटिंग की। मीटिंग 6 घंटे तक चली। इसमें कप्तान रोहित शर्मा, हेड कोच गौतम गंभीर, सिलेक्शन कमेटी हेड अजीत अग्रवाल के साथ बीसीसीआई सचिव शाह और अध्यक्ष रोजर बिन्नी के मौजूद रहे। इसमें मुंबई टेस्ट के रैंकिंग ट्रेनर पिच का सिलेक्शन, जयप्रीत बुमराह को आराम देता और गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाइल चर्चा में की गई। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 3-0 जीती थी। बीसीसीआई रिपोर्ट के मुताबिक के अधिकारी इस बात से खुश नहीं थे कि तेज गेंदबाज और टीम के उप कप्तान बुमराह को तीसरे टेस्ट के लिए आराम दिया जाए। मैं सुबह बीसीसीआई के एक बयान में कहा कि जयप्रीत वायरल फीवर से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं और मुंबई के होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं हैं। बुमराह ने शुरुआती 2 टेस्ट मैचों में 41 ओवर में 42.33 की औसत केवल 3 विकेट लिए। उनकी गैर मौजूदगी में भारत के खराब फॉर्म में चल रहे मोहम्मद सिराज को तीसरे मैच के खिलाया, जो 1 विकेट नहीं ले पाए। वहीं मुंबई में रैंक टचर पिच के सिलेक्शन को लेकर भी चर्चा की गई। टीम ने पुणे में इस तरह की पिच पर हारने के बाद मुंबई भी रैंक टर्नर पर खेला। यहां भारत में 25 रन के हार का सामना करना पड़ा। एक सूत्र के टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि बीबीसी सचिव जय शाह, रोहित गंभीर और अवध गावस्कर के बीच करीब 6 घंटे तक बैठक हुई। कीवी के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली हार का रिव्यू अलावा ऑस्ट्रेलिया में होने वाले बॉर्डर गावस्कर सीरीज की तैयारी लेकर भी विचार विमर्श किया गया। न्यूजीलैंड के तीसरे टेस्ट में भारत को 25 रन से हरा दिया। टीम ने इसी के साथ मैचों की तीसरी सीरीज 3-0 से जीत ली। कीवी ने पहली बार भारत टेस्ट में सीरीज जीती है।